नमस्कार, 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। मुजफ्फरपुर से एनडीए ने शुरू किया अपना चुनावी अभियान। नीतीश लालू पर प्रधानमंत्री मोदी के तीखे प्रहार, बिहार के पिछड़ेपन के लिए ठहराया जिम्मेदार। प्रधानमंत्री ने की दीनदयाल ग्राम ज्योति समेत कई योजनाओं की शुरुआत। 2022 तक हर घर में बिजली का लक्ष्य। बिहार के लिए 50,000 करोड़ से ज्यादा के पैकेज का वादा। ललित मोदी मसले पर सुषमा स्वराज की सफाई, कहा ब्रिटिश सरकार से नहीं की सिफारिश। समाजवादी पार्टी संसद में चर्चा के पक्ष में, कांग्रेस की विपक्ष को एकजुट रखने की कोशिश। काले धन पर अंकुश के लिए एसआईटी की सिफारिशें। शिक्षण संस्थानों, धर्मार्थ संगठनों को चेक के जरिए मिले दान, टैक्स के दायरे में लाने पर जोर। छद्म कंपनियों पर नजर रखे सेबी। और आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस में बड़ा फैसला। क्रिकेटर श्रीसंत, अंकित चौहान और अजीत चंडीला समेत 36 आरोपी बरी। कोर्ट ने कहा सबूतों के अभाव में नहीं बनाया जा सकता आरोपी। और सबसे पहले देखते हैं पहली खबर। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में श्रीसंत, अंकित चौहान और अजीत चंदीला समेत सभी 36 आरोपी आज बरी हो गए। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सबूतों के अभाव में इन्हें आरोपी बनाने से इनकार कर दिया है। आईपीएल 6 में स्पॉट फिक्सिंग मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाया। इसमें सबूत के अभाव में सभी 36 आरोपियों को बरी कर दिया गया। इसमें क्रिकेट खिलाड़ी एस श्रीसंत, अंकित चौहान और अजीत चंदीला भी शामिल हैं। आईपीएल के मैच फिक्सिंग के चार्जेस विचाराधीन थे। आज माननीय अदालत ने सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया है। मामले में बरी हुए खिलाड़ियों ने कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए क्रिकेट में अपनी वापसी की उम्मीद जताई है। अभी कोशिश यही करूंगा कि जितना जल्दी हो सके ट्रेनिंग शुरू करें प्रॉपर्ली और आई कैन गेट परमिशन फ्रॉम बीसीसीआई टू यूज द फैसिलिटी सो दैट आई कैन गेट फिट एंड कम इनटू द सिलेक्शन प्रोसेस। आई एम फ्री आउट ऑफ दिस। 2 साल का जो टेंशन वाला माहौल था, जो तनाव था, जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स था, इट्स ओवर नाउ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द कमिंग फ्यूचर। जो इतना बुरा टाइम मेरे परिवार ने और मैंने देखा और उस चीज से मैं आज निकला हूँ। एक गंदा सपना था मेरी फैमिली के लिए, उससे आज मैं दूर हुआ हूँ। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों और बीसीसीआई के पदाधिकारियों ने फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। That's the selectors and the board to decide. But you welcome the decision? Yeah, if they have not done anything, why should they be punished? कोर्ट ने 23 मई को इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी और शनिवार को आरोप तय किए जाने थे। 2013 में आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का मामला सामने आया था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 42 लोगों को आरोपी बनाया था। इसमें दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील समेत 6 आरोपियों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त शेखर लूथरा मौजूद हैं, खेल संपादक हैं डीएनए के। शेखर, स्वागत है आपका। सबसे पहले बताइए कि जुर्म हुआ है, स्पॉट फिक्सिंग हुई है, लेकिन आरोपी कोई नहीं है, किसी ने नहीं किया, कैसे हुआ ये? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। जब दिल्ली पुलिस ने जब खेल हुआ था ये सब कुछ, उस दौरान में अगर आपको याद हो इन्वेस्टिगेशन हुई तो उन्होंने राज कुंद्रा को भी कहा था नहीं इनका तो कुछ नहीं है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि राज कुंद्रा भी खेल कर रहे थे, मैयप्पन भी कर रहे थे। तो पहली चीज़ ही है कि जो कहते हैं ना, अमीरों के लिए लॉ डिफरेंट है, हमारे लिए कुछ डिफरेंट है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है, इस देश में कोई लॉ ही नहीं है। अगर इनको कन्विक्ट भी करते, मैं कहता हूँ अब आप इसको ठीक अलग ले लीजिए, ठीक उल्टा कर दीजिए। ये तीनों को पकड़ा गया, इन तीनों पे केस दर्ज हुआ और इनको कन्विक्ट किया गया। क्या होता 200 रुपये जुर्माना। अगर बहुत सीरियस होता 2 या 3 महीने की जेल, दैट्स ऑल। तो ये तो तब भी बच के आ रहे थे। तो आप ही कह रहे हैं कि स्पॉट फिक्सिंग के लिए या इस तरह के जुर्म के लिए कोई कानून नहीं है? स्पोर्ट्स फ्रॉड बिल नहीं है। स्पोर्ट्स फ्रॉड बिल को पहले लाया गया था यूपीए के टाइम में, उसको वापस कर दिया गया कि लॉ मिनिस्ट्री और ये सब कुछ। आज की डेट में ये है, अभी मैंने 2 या 3 दिन पहले लिखा था, अब वो मिनिस्टर के टेबल पर है। लॉ मिनिस्ट्री ने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करके भेज दिया है, उसको जल्दी इंप्लीमेंट कीजिए। अब उसको क्या होगा, कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट में संसद नहीं चल रही, कैबिनेट के बाद कब मॉनसून तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद विंटर सेशन में आपके पास कन्विक्ट करने के लिए कोई लॉ ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा ये भी क्या कहा जा सकता है कि पुलिस ने जिस तरह का इन्वेस्टिगेशन किया है, उन्होंने एक मजबूत केस तैयार नहीं किया, जिसकी वजह से अदालत में वो टिक नहीं पाया। आपने सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी बातें की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, मैं श्रीनिवासन का है, धोनी का है, ये वो सब कुछ। मैं तो उल्टा कह रहा हूँ,
मैं कह रहा हूँ दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर थे नीरज कुमार, उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो सबसे बड़ा था। उनको तो रिटायरमेंट बेनिफिट देकर आपने बीसीसीआई का एंटी करप्शन कंसल्टेंट बना दिया। बिल्कुल खुली किताब हो गया सब पैसा नहीं बताते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 10-20 लाख रुपए पर मंथ मिलता है इन चीज़ों के लिए। तो आपको तो वैसे ही रिटायरमेंट बेनिफिट दे दिया, तो आप किस कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हो? मैं नहीं कह रहा क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ, मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ। मैं तो एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ये बता रहा हूँ, इन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की। इस स्पॉट फिक्सिंग में 3 पाकिस्तान के प्लेयर्स को कुछ महीने की जेल, कुछ साल की जेल इंग्लैंड में हुई। इंग्लैंड की जेलों में रखकर अब उनको रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। वो खेल पाएंगे या नहीं अलग चीज। उसी स्पॉट फिक्सिंग में यहाँ पर सब कुछ मिला और ये आज बरी होकर। लेकिन शेखर, कई बार दलील ये भी दी जाती है कि दरअसल स्पॉट फिक्सिंग को साबित करना पर पाना भी बहुत मुश्किल काम है। इंग्लैंड में भी वही था, यहाँ भी वही एविडेंस था, वहाँ पर भी वही था। वहाँ पर वो बुकीज बात कर रहे थे और ये काम कर रहे थे। यहाँ तो आपके पास एविडेंस था, किस तरह से टॉवल को बाहर किया, किस तरह से टॉवल की पूरी कहानी थी। मैंने कहा सेम है एविडेंस। अगर इंग्लैंड में वो कन्विक्ट हुए क्योंकि उनके पास लॉ है, हमारे पास स्पोर्ट्स फ्रॉड बिल ही नहीं है। और स्पोर्ट्स फ्रॉड बिल को अगर आज हमारी खेल मंत्रालय मानता भी है कि हाँ इसको आगे बढ़ाएं, तो हमारे पास सेशन ही नहीं चल रहा। लेकिन आईपीसी में क्या धाराएं नहीं है उस तरह से? आईपीसी की धाराएं तो उसके बाद बनेगी। उसके बाद उसमें प्रोविजन है जो मुझे समझ आया कि 10 लाख तक का जुर्माना और 5 साल तक की कैद। उसको कब होने देंगे? ये सेशन गया, अगले सेशन में भी आएगा या नहीं? और दूसरा ये मत भूलिए, ये सभी इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिशियन जो क्रिकेट में जुड़े हुए हैं, आपको याद है अजय माखन साहब ने जब स्पोर्ट्स बिल लाए थे उनकी कैसी धज्जियां उड़ाई थी, उनकी नौकरी चली गई थी, उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया था कि अब आप अर्बन अफेयर्स में जाइए। आप ये कह रहे हैं कि पूरा एक नेक्सस है, पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये नेक्सस है। जिस दिन पुलिस कमिश्नर यहाँ से रिटायर हुआ उनको कैसे ऑफर कर दिया गया? कोई कोड ऑफ कंडक्ट किसी पे है ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सबसे बड़ी चीज़, और लॉ ना होना उससे बड़ी चीज़, और तीसरा उसी जुर्म में एक कंट्री में आपको कई महीने और कई साल की कैद हो जाती है, यहाँ पर आप निकल कर आ जाते हैं। अब सुनने में आया है कि भाई श्री संत साहब जो हैं वो काफ़ी रो पड़े और गले लगा लिया लोगों को, और अब ये कह रहे हैं कि वापसी करेंगे, अपना करियर वो वापस बनाएंगे। क्या ये संभव लगता है? नहीं, ये संभव नहीं है। एक तो पहले तो बीसीसीआई बहुत क्लियर है अपने मामले में, जो उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है, किनको वापस नहीं आने देंगे। जो इस पर लाइफ बैन है या बाकी लोगों पर 5 साल का बैन या बाकी है, उनको वापस नहीं आने देंगे। इनफैक्ट अगर आप अजहरुद्दीन और वो तब के किस्से भी देखें, नयन मोंगिया या अजय जडेजा, उनको भी वापस कभी नहीं आने दिया क्रिकेट में। तो पहली चीज़ बीसीसीआई में ये तो है कि किसी भी वजह से, किसी भी उनकी अपनी जो इंटरनल चीज़ें हैं उसमें वो वापस नहीं आने देंगे। अविश्वसनीयता हो गई है, अविश्वसनीय तो इसलिए है कि सबसे पहली चीज़ तो ट्रांसपेरेंसी। सबसे पहले तो आप पहले श्रीनिवासन या बाकी के लोगों को जिनको बताया गया है उन पर तो एक्शन लीजिए। वही आईपीएल गवर्निंग बॉडी, वही आईपीएल के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वही सब दोनों टीमें अभी टिकी हुई है। तो ये बहुत कुछ दिन चलता रहेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब किसी जो जिस तरफ हम जा रहे हैं वो ठीक रास्ता है। मतलब कि ऐसा नहीं है हम स्लो जा रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दर्शक देख रहा है, जो देखने वाला है, जिससे पूरा आईपीएल बनता है, अगर उसकी नजर में इस खेल की अहमियत खत्म हो जाए तो शायद अगर वो आईपीएल या अगर वो इन प्लेयर्स को सीरियसली लेकर जी अगर वो सोच रहे हैं क्रिकेट देख रहे हैं, तो मेरा उनसे यही है हाथ जोड़कर कि ये क्रिकेट नहीं है, ये कुछ और खेल हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए। तो फिलहाल आगे हम देखते हैं अपनी बड़ी खबर। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। काले धन पर रोक के लिए गठित एसआईटी ने अपनी तीसरी रिपोर्ट में काले धन पर लगाम के लिए कई प्रावधान सुझाए हैं। इसमें क्रिकेट में सट्टेबाजी रोकने, स्कूल कॉलेजों और धार्मिक संस्थाओं को मिलने वाले दान को टैक्स दायरे में लाने की बात कही गई है। जस्टिस एम बी शाह की अध्यक्षता वाली एसआईटी ने कहा कि शेयरों की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी पर सेबी को और ज़्यादा बारीक नज़र रखने की ज़रूरत है। काले धन की जांच कर रही एसआईटी ने शुक्रवार को अपनी विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। रिपोर्ट में एसआईटी ने कहा है कि स्कूल, कॉलेज और कई धार्मिक संस्थाएं चंदे यानी डोनेशन के नाम पर करोड़ों रुपए नकद चंदा लेती हैं और उस पर कोई टैक्स नहीं चुकाया जाता। एसआईटी ने कहा है कि क्रिकेट में सट्टेबाजी, शेयरों की कीमतों में अचानक उछाल और छद्म कंपनियों के जरिए कर चोरी से काले धन को बढ़ावा मिल रहा है। एसआईटी ने शैक्षणिक और धार्मिक संस्थाओं को मिल रहे चंदे की कड़ी निगरानी करने की सिफारिश की है। क्रिकेट और शेयर बाजार में काले धन पर काबू के लिए नए नियम बनाने को कहा गया है। सेबी से शेयर बाजार में असामान्य उतार चढ़ाव पर पैनी नजर रखने को कहा गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सेबी को पी नोट से जुड़े केवाईसी प्रावधान सख्त करने चाहिए और छद्म कंपनियों की पहचान के काम में तेजी लाई जानी चाहिए। जानकारों ने भी काले धन पर कानून को कड़े करने की बात कही है। एसआईटी का जो रिकमेंडेशन है, उनका सिफारिश यही है कि जो पार्टिसिपेटरी नोट्स में जो लोग पैसे देते हैं
वो कंपनी के नाम के बजाय उनमें व्यक्ति का नाम होना चाहिए। उसमें फिर आपको हमें सबको पता चलेगा कि ये व्यक्ति कौन है। तो फिर इससे फिर इन लोगों का फिर ये एक जो काला धन का जो एक भारत आने का जो एक रास्ता होता है वो फिर बंद हो सकता है। केंद्र में एनडीए सरकार आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक जस्टिस एमबी शाह की अध्यक्षता में काले धन की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी के गठन के बाद विदेशों में जमा काले धन के मामले में कई खाता धारकों के नाम भी सार्वजनिक हुए हैं। देश में काले धन पर रोक लगाने के लिए कानून भी इस साल 1 जुलाई से लागू हो चुका है। अरुणा ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस वक्त केटीएस तुलसी जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। तुलसी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहती थी कि फिलहाल एक बड़ा मकाम है, एक बड़ा पड़ाव है काले धन पर जो हम जंग लड़ रहा है देश, उसकी नज़र में ये जो रिपोर्ट आई है इसकी रिकमेंडेशंस को आप किस तरह से देखते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण रिकमेंडेशंस हैं और इसमें ये कि बेटिंग इन क्रिकेट, पार्टिसिपेटरी नोट्स और डोनेशन टू रिलीजियस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये बहुत बड़े सोर्सेज हैं काले धन के। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो अकाउंट HSBC से मिले थे वो 628 अकाउंट्स की सूची मिली थी। उनमें से 289 अकाउंट्स ऐसे हैं जिनमें कोई पैसा नहीं मिला और 319 लोगों ने माना है कि उनका अकाउंट HSBC के पास था, मगर स्विट्ज़रलैंड ने इसके बारे में कोई खबर नहीं दी है भारत सरकार को अभी। ये मैं इसका स्वागत करता हूं कि जो कड़ा कानून और उसकी कड़ी एनफोर्समेंट की बात कही गई है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में भी उन्होंने कहा है कि भाई कड़ा रुख अख्तियार होना चाहिए। जो ज्वेलरी मंदिरों में या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में दी जाती है वहाँ पे जो डोनर है उसके पर्टिकुलर्स होने चाहिए और पैन कार्ड का नंबर होना चाहिए उनका जी। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा होता अगर जीएसटी में जो लैंड का इनपुट होता है वो तकरीबन 40% होता है। अगर लैंड के इनपुट को भी लिया जाता तो काले धन की जो जनरेशन रियल एस्टेट में होती है उसको भी काबू पाया जा सकता था। नहीं तुलसी जी, इसके अलावा सेबी को काफी जिम्मेदारियां दी गई हैं। सेबी को काफी जिम्मेदारियां दी गई हैं। आपको लगता है कि जिस तरह का काम दिया गया है ये क्या मुमकिन लगता है आपको, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिन रास्तों से होकर काला धन जाता है, क्या सेबी के लिए आसान है इसको ट्रैक कर पाना? नहीं, आसान नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि बहुत कड़ी समस्या है और जिन लोगों के बारे में कुछ पता चलता है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। मगर अब जो लोग कई सालों से बाहर बैठे हैं उनके बारे में जो एविडेंस भी मिला और वो नहीं भारत आ रहे इंक्वायरी फेस करने के लिए, जब ये सामने आता है कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बजाय जो मंत्री लोग कुछ हैं वो अगर उनकी मदद करेंगे बाहर रहने में तो कैसे ये कानून इम्प्लीमेंट होगा और कैसे काले धन का को पकड़ा जाएगा और वापस लाया जाएगा। ये जो वायदा किया गया था उसके लिए ये आवश्यक है कि बहुत सख्ती से ये कानून को एनफोर्स किया जाए जी। और जो लोग उनकी मदद करते हुए पाए गए उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो। मगर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो कैसे ये मामला निपटाया जा सकता है। लेकिन केटीएस तुलसी जी, एक और बड़ी रुकावट जो बार बार बताई जाती है, खासकर वो पैसा जो कि दूसरे देशों में, दूसरे मुल्कों में पार्क किया हुआ है, कि उनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनके कानून हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून जिस तरह से हैं और भारत के कानून, उनमें जो एक तरह से सिंक्रोनी नहीं है और ये सबसे बड़ी वजह है कि वो भारत की बात मानने को मजबूर नहीं है। बाकी कुछ दो देश ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी ही इस धन पर आधारित है, तो कैसे उम्मीदें करें कि हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे? हाँ, बिल्कुल यही बात है। स्विट्ज़रलैंड भी कोऑपरेट नहीं करते हैं क्योंकि उनका सारी इकॉनमी जो है वो बैंकिंग इंडस्ट्री और सीक्रेसी के ऊपर निर्धारित है और बहुत सारे ऐसे टैक्स हेवन्स हैं जहाँ पे लोग पैसा
पार्क करते हैं शेल कंपनीज में, और शेल कंपनी से पैसा जो है वो वापस आता है और वही जो है वो स्टॉक मार्केट में लगता है, वही बेटिंग में लगता है, वही रियल एस्टेट में लगता है। तो बात तो ये है कि अगर जिसके बारे में भी सूचना मिले उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के लिए सरकार में सभी की सहमति और मदद की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। मगर अगर मंत्री मदद करने की बजाय रुकावट डालेंगे तो मुश्किल हो जाएगा इस कानून को, क्योंकि कानून में कोई कमी इतनी नहीं है, मगर उसकी एनफोर्समेंट बहुत आवश्यक है। एनफोर्समेंट चारों तरफ से हो तभी किसी को घेरा जा सकता है। बिल्कुल। KTS सचू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे यहाँ हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा के लिए। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हासिल होंगे। मीडिया मंथन में आज हम कानून से जुड़ी पत्रकारिता के स्वरूप और उससे जुड़े पेशागत पेचों पर चर्चा करेंगे। पत्रकार उस चीज़ को पत्रकार के हिसाब से देखता है, वो एक एडवोकेट, उसको जो न्यूज़ जजमेंट है उसका, वो एक पत्रकार वाला नहीं होगा। जो वकील है उस कंसर्न कोर्ट में मामले को इतना खींच देते हैं कि उसके प्रति जो दिलचस्पी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। कुछ इंटरेस्ट हैं जो चाहते हैं कि कुछ खास तरह की खबरें जाए और ख़ास तरह की ना जाए। मैं ये मानता हूँ कि जितना हम लोगों को अटेंशन निचली अदालतों पे देना चाहिए हम नहीं दे पा रहे हैं। देखिए मीडिया मंथन शनिवार शाम 7:30 बजे और रविवार शाम 4 बजे। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज बिहार के मुजफ्फरपुर में हुई रैली के बाद चुनावी सरगर्मी अचानक तेज हो गई है। उन्होंने बिहार की JDU RJD गठबंधन सरकार को राज्य के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार बताया। प्रधानमंत्री ने वादा किया कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने पर 24 घंटे बिजली और पाइपलाइन के जरिए गैस की आपूर्ति की जाएगी। मुजफ्फरपुर की रैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में बीजेपी के चुनाव अभियान का आगाज कर दिया। यहां उन्होंने सत्तारूढ़ JDU और RJD गठबंधन पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने राज्य के पिछड़ेपन से लेकर राजनीतिक छुआछूत के लिए JDU नेता नीतीश कुमार और RJD नेता लालू प्रसाद यादव को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन मुझे दुख इस बात का नहीं है कि आपने हमारे साथ क्या किया, मुझे दुख इस बात का है कि आपने बिहार की जनता के साथ क्या किया। यहाँ के लोग जंगल राज से मुक्ति के लिए आपके पीछे खड़े हो गए और आज फिर से आप बिहार को उसी जंगल राज की ओर घसीट रहे हो। प्रधानमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की आड़ लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने बिहार की जनता से NDA की सरकार बनने में सहयोग की अपील की और बदले में रोजगार, 24 घंटों बिजली और घर घर तक पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंचाने का वादा किया। आज इतना बड़ा बिहार, 300 मेगावाट बिजली के भी आप मालिक नहीं हो, जबकि आपको 5000 मेगावाट बिजली की जरूरत है। ये सरकारों ने सिर्फ 300 मेगावाट बिजली बनाई है, बाकी बिजली ये बना पाएंगे क्या? इतने सालों में बिजली नहीं दे पाए, वो दे पाएंगे क्या? दे पाएंगे क्या? मैं वादा करता हूं, मेरा अनुभव है, मैंने करके दिखाया है। मैं बिहार में 24 घंटे घरों में बिजली देने का वादा करने के लिए आया हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद का सत्र खत्म होते ही बिहार के लिए बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया जाएगा। एक दिन के दौरे पर बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री ने इससे पहले दिन में बिहार के लिए कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। बिहार में प्रधानमंत्री की पहली चुनावी रैली के बाद ये साफ हो गया है कि ये मुकाबला ब्रांड नीतीश कुमार और ब्रांड नरेंद्र मोदी के बीच होने वाला है। कैमरामैन शिवी सुदर्शन के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, मुजफ्फरपुर।
बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उद्घाटन किया। इस मौके पर नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ही अंदाज में केंद्र सरकार को निशाना बनाया। नरेंद्र मोदी ने भी सधे अंदाज में हर प्रहार का करारा जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना से शनिवार को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति समेत 5 मंत्रालयों से जुड़ी योजनाओं की शुरुआत की। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी के साथ मंच साझा किया। सरकारी कार्यक्रम होने के बावजूद दोनों नेताओं ने अपने अपने अंदाज में सियासी तीर चलाए। नीतीश केंद्र को धन्यवाद देते हुए इन योजनाओं में राज्य सरकार के योगदान को गिनाने से नहीं चूके। वहीं नरेंद्र मोदी ने लालू यादव को विकास विरोधी बताकर आरजेडी जेडीयू गठबंधन पर कटाक्ष किए। दनियामा और बिहार शरीफ रेल खंड का आज उद्घाटन हो रहा है। ये बहुत पहले से बन रहा था और अगर सच पूछिए तो आदरणीय अटल जी के सरकार के समय अगर 6 महीना पहले चुनाव कराने का फैसला नहीं हुआ होता तो ये 2004 में चालू हो गया होता। ये काम पूरा हो गया होता। वो सही बोल रहे हैं, लेकिन बाद में सरकार बदल गई और रेल मंत्री यहां से ऐसे आए कि काम को रोक दिया गया और हमारे आने के बाद उसको चालू किया गया। प्रधानमंत्री ने बिहटा में बने आईआईटी पटना के नए परिसर के उद्घाटन के साथ ही जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना के पहले चरण की शुरुआत की। दनियावा बिहार शरीफ रेल लाइन सेवा के साथ ही पटना मुंबई एसी एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई गई। नीतीश ने अपने भाषण में केंद्र सरकार पर तंज कसने का कोई मौका नहीं गंवाया। मेरा एक ही विनम्र आग्रह है कि कुछ राज्य की योजनाएं जो केंद्र की एजेंसियों के पास लंबित है, कृपा करके उसकी भी आप समीक्षा अगर कर देंगे तो मैं समझता हूं उसमें पूरी गति आ जाएगी। चुनावी मौसम को देखते हुए प्रधानमंत्री ने राज्य के लिए 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का एक बड़ा पैकेज भविष्य में देने का वादा भी किया। मैं आज उसकी घोषणा नहीं करूंगा, मैं सही समय पर आकर के उसकी घोषणा करूंगा, लेकिन मैं इतना कहता हूं, मैंने जो वादा किया था उसको तो निभाऊंगा, उससे भी आगे मामला ले जाऊंगा। ये मैं आपको वादा करने आया। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 87वें स्थापना दिवस समारोह में भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम और पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ही दूसरी हरित क्रांति की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हमारे संवाददाता श्याम सुंदर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए। श्याम, ये बताइए कि फिलहाल दोनों लगभग एक जैसे कपड़ों में नजर आए, दोनों पुराने दोस्त जो फिलहाल अब जो हैं चुनावी दुश्मन एक तरह से कहे जा सकते हैं। जो जनता है, आम जनता, उसकी प्रतिक्रिया आपको किस तरह से नजर आई? एक तरफ वादे इरादे हैं, दूसरी तरफ पुराना परफॉर्मेंस है इतने सालों का, किस तरह की प्रतिक्रिया आपको नजर आई? देखिए, जहाँ तक लोगों की प्रतिक्रिया का सवाल है, एक मुजफ्फरपुर की अगर मैं बात करूं जहां पर एक रैली को संबोधित किया नरेंद्र मोदी ने, तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। जितनी बीजेपी को उम्मीद थी उससे कुछ ज्यादा ही लोग शायद इस रैली में जुटे थे। तो उस तरह से कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी को सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ने का फैसला किया है वो शायद कहीं ना कहीं सही है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप लोगों से बात करते हैं नीतीश कुमार को लेकर, तो वो इस बात को बिल्कुल मानते हैं कि पिछले 10 सालों में, चाहे आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, चाहे आप बिजली सड़क की बात करें, ओवरऑल अगर बिहार में माहौल की बात करें तो निश्चित ही उसमें बदलाव आया है। और वो मानते हैं कि नीतीश कुमार ने गवर्नेंस को तवज्जो दी, लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है, सड़कों की हालत सुधरी है। और ये बात न सिर्फ शहर के लोग कहते हैं बल्कि गांवों के लोग भी इस बात को मानते हैं। लेकिन साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन को लेकर, कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर, उसको लेकर जो शहरी मिडिल क्लास है उसमें जरूर नीतीश कुमार के खिलाफ एक राय बनती हुई नजर आती है। लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर आप शहर में बात करें कि अगर ये गठबंधन नहीं भी हुआ होता तो भी शायद ये वर्ग, खासतौर पर जो शहरी मध्यम वर्ग है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाने वाला था। तो कुल मिलाकर अभी अगर आप जैसे ही आप पटना पहुंचते हैं तो आपको एहसास होता है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जो लड़ाई होने वाली है
वो काफी क्लोज आज के वक्त में कम से कम अगर कहें तो बहुत आमने सामने की टक्कर नजर आ रही है। और एक बात बहुत साफ, आज जब नरेंद्र मोदी का भाषण हमने मुजफ्फरपुर की रैली में सुना तो नरेंद्र मोदी को इस बात का साफ एहसास है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार का पूरा दारोमदार उनके कंधों पर है। और आज पूरे भाषण में उन्होंने बार बार कहा कि मुझे एक सेवा का मौका दीजिए, मुझे जनादेश दीजिए। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी 2014 का एक्शन रिप्ले आज मुजफ्फरपुर की रैली में कर रहे थे। जी हाँ, श्याम सुंदर बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह का पूरा चुनावी कैंपेन नजर आया है, आपने खुद ही कहा कि एक ब्रांड का मुकाबला दूसरे ब्रांड से है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़ा अपने चेहरे पर, अपने ब्रांड पर, उसी तरह से उसी तरह की कोशिश जो है वो साफ तौर पर नीतीश कुमार के जरिए भी कही जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार को दोबारा लाने के लिए वोट मांगे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। दलित मोदी की मदद के आरोप से घिरी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सफाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि ललित मोदी के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई सिफारिश नहीं की गई। सुषमा स्वराज ने कहा कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार को सिर्फ ये लिखा था कि वो कानून के मुताबिक वीजे पर फैसला करें। विदेश मंत्री ने इस मामले में ब्रिटिश सांसद कीथ वाज को फोन करने से भी इनकार किया है। सुषमा स्वराज ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है कि वो मॉनसून सत्र के पहले दिन से इस मुद्दे पर बहस के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 87वां स्थापना दिवस समारोह मना रहा है। इस मौके पर पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल में समारोह में देश के जाने माने वैज्ञानिक शामिल हुए। इस मौके पर कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा टीवी के वरिष्ठ सहायक संपादक अरविंद कुमार सिंह को कृषि अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए चौधरी चरण सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया। सोसाइटी के अध्यक्ष इस वर्ष इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए पुरस्कार श्री अरविंद कुमार सिंह को दिया जा रहा है। श्री सिंह राज्यसभा टीवी में सहायक संपादक हैं। जी, और हम सब के लिए राज्यसभा टेलीविजन पर ये गर्व का लम्हा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कैंसर की बीमारी से जूझ रहे राज्यसभा सांसद और बीजू जनता दल के नेता कल्पतरु दास का आज दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। 65 साल के कल्पतरु दास ने आज तड़के करीब 3:45 बजे अंतिम सांस ली। कल्पतरु दास पिछले साल ही राज्यसभा के लिए चुने गए थे। इससे पहले वो उड़ीसा सरकार में 2012 से 2014 के दौरान कैबिनेट मंत्री भी रहे। 40 साल के राजनीतिक करियर के दौरान वो 4 बार उड़ीसा विधानसभा के लिए भी चुने गए। उन्होंने 1997 में बीजू जनता दल की सदस्यता ली और 2012 में पार्टी के उपाध्यक्ष बने। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।